चले जाते हैं और माय स्कूल के नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टेबल फी का, जिसके अंदर आपके पास फी का रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है ना? तो फी का रिकॉर्ड आपके पास आएगा, तो उसके लिए एक तो आईडी आपको चाहिए होगी, फी आईडी, यानी कि हर फी की अलग आईडी। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा ये फी अंडर स्कोर आईडी। तो ये आपके पास इंटीजर होगी और आइडेंटिटी होगी। इसी तरीके से आपके पास देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसके अंदर आपको एडमिशन आईडी ऐड करनी पड़ेगी। अब ये जो एडमिशन आईडी है, ये क्यों ऐड कर रहे हैं हम? फी टाइप, यानी कि फी की टाइप क्या है, एडमिशन फी है, मंथली फी है, या जो है एनुअल फी है, ये आपको बताना होगा। फिर आ गया आपके पास फी अमाउंट, फी आई कितनी है, वो इंटीजर हो गई। ठीक है? और फिर फी डेट, किस डेट को फी आई है, और फिर फी डेट की भी आपको डेटा टाइप देनी होगी, फी डेट की डेटा टाइप डेट होगी। और फिर फी फी बाय, फी बाय का मतलब है कि फी ली किसने है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ फील्ड दे दी, एंटर करता हूं तो आपके पास टेबल मेरा बन जाता है। अब ये जो देखिए, मैंने तो इसको फटाफट लिख दिया है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये कितनी फील्ड्स होनी चाहिए, उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ये आपके पास जो डेटाबेस डेवलपर होता है, डेटाबेस एनालिस्ट होता है, उसका काम होता है कि वो प्रॉब्लम को देखे, सॉल्यूशन क्रिएट करते हुए इस तरह का टेबल बनाए कि उससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो रहा हो। तो अब इसके अंदर फी आईडी भी आ रही है। एडमिशन आईडी देखिए क्यों दी है हमने, कोई बताएगा? हाँ जी, नजीब। एडमिशन आईडी दी है ताकि आगे जाके अगर ज्वाइन करना हो ग्रुप। ज्वाइन तो करना पड़े, ज्वाइन तो करने के लिए आपको एडमिशन आईडी चाहिए। इसकी और जो देखिए कॉमन वजह है वो ये है कि यानी कि आपको पता कैसे चलेगा वो फीस किसकी आई है, फीस किसकी आई है ये पता रखने के लिए आपको क्या चाहिए, एडमिशन आईडी चाहिए। और एडमिशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, एडमिशन के टेबल से मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका एडमिशन हुआ होगा वही फीस देगा। और बच्चे का नाम, वालिद का नाम, उसकी क्लास, उसकी सारी डिटेल्स मौजूद कहाँ पर है, एडमिशन के टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपके पास एडमिशन के टेबल के अंदर मौजूद है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इन दोनों को जो आपस में लिंक कर रही है आईडी, वो एडमिशन आईडी है। तो जब आप फीस लेंगे तो आप एडमिशन आईडी के अगेंस्ट फीस लेंगे। फी आईडी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी, वो तो हर एंट्री की अलग अलग एक रिकग्नाइजेशन होगी जो फी आईडी से होगी। लेकिन एडमिशन आईडी आपको बता रहा होगा कि किस बच्चे की फीस आई है। बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्रिएट हो गया, इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड। तो इंसर्ट इनटू फी
वैल्यू, और वैल्यूज के अंदर फी आईडी हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट है। आपने फी टाइप बताया कि भाई एडमिशन की फी है, और फी का अमाउंट आपने बता दिया कि 10,000 है, और डेट आपने बता दी कि सिंगल कोट के अंदर क्या हो गया, ये फी। और इसी तरीके से आपने फी बाय बता दिया। तो आप चलाते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे पी आई डी 1 ही रहने देता हूँ, उसको कर लेता हूँ मंथली, और इसको कर देता हूँ 5,000। बाकी चीज़ें यही रहने देता हूँ। अब आप इसको अपने पास पूरी चला के देखें, तो देखो ये दो रिकॉर्ड्स आपके पास सेव हुए हैं। एक की फी आईडी है 1, एक की फी आईडी है 2, लेकिन एडमिशन आईडी दोनों सेम है। इससे आपको पता ये लग रहा है कि एडमिशन आईडी जिसकी 1 है उसकी फीस आई है एडमिशन, और उसकी फीस आई है क्या, मंथली, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो आप कि मंथ 5 है आपके पास, तो मंथ को कर लेते हैं 6, और बाकी वैल्यूज वैसे ही रहने देते हैं। या फी चलें चेंज कर लेते हैं कि इस टाइम अब्बास नकील। अब आप आके चेक करें तो आप देखें कि आईडी 1 के अगेंस्ट ही तीसरा रिकॉर्ड भी आ रहा है आपके पास, बस मंथ चेंज है। तो एक ही स्टूडेंट ने आपके पास फीस 3 दफा दी है। इसी तरीके से आप इसको चेंज कर लें। एडमिशन आईडी 2 कर लें, डेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है मैम। तो एक और एडमिशन हुआ है, और उसकी भी एडमिशन फीस आई हुई है आपके पास, और उसकी मंथली फीस भी आई हुई है। अब इसकी मंथली फीस आपके पास 4,000 है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास फी आ रही है। अब देखिए इसमें क्या एक इश्यू है। अच्छा, इसको तरह से चेक कर ले, देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन, तो ये एडमिशन है। अब इसका मतलब है कि 1 आईडी के अगेंस्ट आपके पास फीस आई हुई है, तो ये अदील की फीस आई हुई है। आईडी 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था चेक करने के लिए, तो बहरहाल उसकी फीस आई हुई है। और आईडी 3 की कोई फीस नहीं है, 4-5 की फीस नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आरडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास ये आईडी और ये आईडी एक रिलेशन में आपस में क्या होगी, लिंक होगी।
समझ रहे? तो लिंक करना हम देखेंगे। फिलहाल आपको, फिलहाल ये लिंक नहीं हुआ, तो लिंक किस तरह से होगा हम वो देखेंगे। तो अभी आपको कुछ और फंक्शंस पढ़ाने थे और चीज़ें करनी थी। तो और दूसरा ये कि टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स में काम किस तरह से होता है ये बताना था। तो ये हमने दूसरा टेबल क्रिएट करा और इसका आपस में लिंक कैसे होगा ये भी बता दिया। ठीक है। अभी आप कोई ऐसी भी आइडिया अगर दे देंगे ना, देखें हम करते हैं। तो आप देखें आईडी 8 के अगेंस्ट भी क्या आ गई, फी आ गई, लेकिन आईडी 8 मौजूद नहीं है एडमिशन के लिए। तो ये क्या हुआ, ये आपके पास देखें लॉजिकली फेल हो गया हम बात, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी का एडमिशन ही नहीं हुआ और उसकी फी आ गई है। तो पहले एडमिशन होगा ना, एडमिशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एडमिशन के टेबल के अंदर रिकॉर्ड आएगा, और रिकॉर्ड आएगा तो फिर आपके पास उसके अगेंस्ट आप फीस ले सकेंगे। भाई आप दोनों को बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। जी सर। अच्छा, तो ये जो है ना आपके पास, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करते हुए आपको इन दोनों को लिंक करवाना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिंक करा देंगे, एक रिलेशन में दे देंगे, फिर आप अगर ये से इंसर्ट करते तो ये आपको एरर दे देता। ये कह देता कि भाई आप ये जो एडमिशन आईडी दे रहे हो, इस तरह का कोई रिकॉर्ड एडमिशन में मौजूद नहीं है। ये जो फी आप दे रहे हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड एडमिशन में मौजूद नहीं है, वो आपको एरर देता। अभी चूंकि हमने लिंक नहीं किया हुआ, आपको इनिशियली समझाने के लिए मैंने फिलहाल सेम फील्ड देकर इस तरह से किया है, तो ये आपको एरर नहीं दे रहा। ठीक है ना? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये हो गई कि देखें अगर हम ये करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फील्ड्स के नाम दे देते हैं वैल्यूज के अंदर, यानी कि एडमिशन आईडी नहीं देते, हम बोलते हैं कि फी टाइप, कॉमा, फी अमाउंट, कॉमा, फी डेट, कॉमा, फी बाय, और यहाँ से ये हटा दो और ये वैल्यूज उठा के आगे चल जाएंगे। ठीक है ना? तब आप देखें कि ये आपके पास वन रो अफेक्टेड हो गया। जाके चेक करते हैं, तो ये नीचे एक रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है और ये नल आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन बात यह है कि देखिए एडमिशन आईडी नल नहीं हो सकता। एडमिशन आईडी को फिल करना लाजमी है। एडमिशन आईडी को आप खाली नहीं छोड़ सकते। वैसे तो ये जितनी फील्ड्स इसमें दी हुई है, ये कोई भी खाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने एडमिशन आईडी का नल रिकॉर्ड दिया है कि ये आपके पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? स्किल सर्वर में कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का अगर आप मतलब देखें, तो कांस्टेंट बेसिकली इस तरह से होता है कि वो आपको वैलिडेशन देता है। तो आपको वैलिडेशन देने के लिए कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और टेबल क्रिएट करते हुए भी दे सकते हैं आप, और ऑल्टर करके भी दे सकते हैं। लेकिन ऑल्टर में अभी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि एक नल वैल्यू मौजूद है। तो हम क्रिएट करते हुए देखते हैं कि कांस्टेंट किस तरह से लगता है, और फिर इसी तरह वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस टेबल को कर देते हैं ड्रॉप। तो हम यहाँ लिखते हैं ड्रॉप टेबल
फी। तो टेबल ड्रॉप हो गया पूरा का पूरा। और टेबल क्रिएट करते हुए यहाँ पे अगेन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और एडमिशन आईडी के आगे, इंटीजर के आगे यहाँ पे हम लगा देते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब ये हो गया कि ये आपके पास एम्प्टी, आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब जब हम इसको चलाते हैं तो ये इस तरह से चल जाता है। और इसको जब हम चलाएंगे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसको चलाएंगे तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ये चल गया था, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया था। लेकिन अब ये कह रहा है आपको कि कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू कॉलम ADID, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल्स। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये इसने आपको कहा कि भाई आप इसके अंदर नल वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक हो गया। तो देखिए, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती है जिसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, तो आप उसके आगे नॉट नल लगा देते हैं। ठीक है। अब अगर इसी टेबल के अंदर एक फील्ड में ऐड कर दूं रिमार्क्स की एंड में, तो रिमार्क्स ऐसी फील्ड है कि जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई रिमार्क्स हो, हर स्टूडेंट का कोई रिमार्क हो, वो ऑप्शनल है। तो वो उसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे हमने फील्ड्स क्यों दिए हैं पहले भी बताया था, फिर समझ लें। फील्ड्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आप कुछ मखसूस फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। जब आप तमाम फील्ड्स में डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो आपको कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मखसूस फील्ड्स में दे रहे होते हैं तो फिर आप कॉलम नेम भी देते हैं। बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखें, एक कांस्टेंट और है, हम वो भी समझते हैं। अच्छा, कांस्टेंट समझने से पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, और जो है इंसर्ट इनटू, ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को यहाँ उठाते हैं और एडमिशन आईडी कर देते हैं 3। मंथली फीस आई हुई है, इसकी एडमिशन फीस आई है 8,000, 3,500। ठीक है ना। तो कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। ठीक है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि सिलेक्ट मैक्स पी अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम पी। तो चलाते हैं अपने पास। तो देखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 10,000 है। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू उठा के दे रहा है। इसी तरीके से आपके पास मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 3,500 आ रही है। इसी तरीके से आपके पास AVG है। ठीक है ना। ये देखें फॉर्मूला उसी तरीके से जैसे एक्सेल में हमने यूज किया था। तो ये एवरेज फीस बता रहा है आपको, तमाम फीस को इसने लिया होगा और नंबर ऑफ फीसेस जितनी आई हुई है उससे डिवाइड कर दिया। तो एवरेज से आपको पता चल रहा है कि एवरेज बच्चा कितने पैसे दे रहा है। अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज हम निकाल रहे हैं ना, देखिए इसमें थोड़ी सी लॉजिकल बात यह है कि ये निकाल के तो सही दे रहा है आपको, लेकिन इसमें एडमिशन फीस भी शामिल है। तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो एडमिशन फीस ज्यादा है मंथली से, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू एडमिशन की दे रहा है।
तो जो भी कॉलम में नंबर्स हैं उस नंबर्स के हिसाब से निकाल के देख रहा है। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो इसी तरीके से आपके पास काउंट क्या कर रहा है, आपको नंबर ऑफ रॉस काउंट करके इसने दिखा दिया आपको। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने चेक ये करना है कि मंथली के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अभी तो आपको देखो ना, मैक्स वैल्यू क्या दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है। आपको मंथली में चेक करना है, मंथली का कॉलम अलग नहीं है, फी अमाउंट के अंदर ही तमाम फीस आ रही है, मंथली भी आ रही है, एडमिशन भी आ रही है। आपको मैक्सिमम फीस, यानी कि देखिए ना, आपका एक स्कूल है या आपका एक इदारा है, वहां पे फीसेस आ रही है। आप ये देख रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और मिनिमम फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं, यानी कम से कम फीस हम कितनी चार्ज कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट की, या ज्यादा से ज्यादा फीस। और एडमिशन मंथली फीस, और इसी तरह से एडमिशन फीस। तो अभी तो ये आपको दोनों में से सिलेक्ट करके दे रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हो, इसके साथ साथ आप यहाँ पे लगा रहे हो फी टाइप। दो कॉलम ले लिया आपने, फ्रॉम फी, और यहाँ पे आप कह रहे हो ग्रुप बाय फी टाइप, वेयर फी टाइप इक्वल्स टू मंथली। ठीक है ना? अब ये मैं करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलती की है मैंने। पी टाइप की स्पेलिंग नहीं, फी टाइप की तो यही बीच थी। में आई थिंक हम लोग अंडरस्कोर मिस कर रहे हैं। मैं अंडरस्कोर लगाया है मैंने। नहीं, जो लास्ट वाला है ना पी टाइप। यहाँ तक चला के देखता हूँ। अच्छा चलो, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, ये वेयर का क्लॉज भी ऐड हो जाता है, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरह से देखें। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है, आपके पास हमने ग्रुप बना दिया फिफ्थ का, और आपको ये दोनों चीजें दे रहा है, यानी कि आपको ये मैक्सिमम एडमिशन की वैल्यू भी बता रहा है, और मैक्सिमम आपको ये मंथली वैल्यू भी बता रहा है। और ये ग्रुप बाय हमने इसके अंदर लगा दिया, तो इसे क्या कर रहा है कि ग्रुप बना दे रहा है, यानी कि आपको एडमिशन का अलग ग्रुप बना दिया इसने, और मंथली का अलग ग्रुप इसने आपको बना दिया। अब ये जो ग्रुप बाय है ना, देखिए, ये तमाम चीज़ों पे आपके पास चल जाएगा, और इससे आपको रिजल्ट भी जनरेट होगा काम का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, हम इसको इस तरह से करते हैं। आपको ये दोनों की मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा,
ये आपको दोनों की एवरेज वैल्यू निकाल के दे देगा और दोनों का काउंट भी करके दे देगा। ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर आपके पास मिनिमम आ रहा है। मिनिमम एडमिशन फीस 8,000 है, मिनिमम मंथली फीस 3,500 है। तो ये ना इसी तरह से हमारे पास एवरेज है, एडमिशन फीस एवरेज ये है और मंथली फीस एवरेज ये है। एडमिशन की एंट्रीज 3 हुई हुई है और मंथली एंट्रीज 3 हुई हुई है। ठीक है ना। तो दो लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली फीस नहीं आई है एडमिशन के साथ। ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मली कोई एडमिशन करवा रहा है तो वो मंथली फीस भी देता है। तो आप देखें, यही सारी चीजें ना आपके सिस्टम का डिजाइन होता है। बहुत सी जगहों पे आप जाते होगे, अगर आपने आपने कभी देखा हो या एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वह आपसे कहते हैं कि भाई सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोलते हो यार डिस्काउंट कर दो, आप बोलते हो यार मंथली फीस मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा, आप बोलते हो फीस में इतना डिस्काउंट दे दो या ये चीज इतने की दे दो। तो अगला आपको कहता है कि यार सिस्टम रिसीट ही जनरेट नहीं होगी, प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप पूरे पैसे नहीं दोगे। बात समझ रहे हैं। तो वो क्यों इस तरह से कहते हैं कि जो उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया हुआ होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से आप जब डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हो तो इन तमाम चीजों का ख्याल कर रहे होते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें एक और चीज ये करके देखनी है। ये तो दोनों चीजों का हमें दिखा रहा है, ग्रुप बना दिया इसने, और ग्रुप बाय यूज करना आपको आना चाहिए। ग्रुप बाय बगैर यहाँ पे फी टाइप दिए नहीं आता। सिर्फ अगर हम ये लिखते और आगे ग्रुप बाय कर देते तो आपको कॉमा लगा के जिस चीज का आप ग्रुप बना रहे हैं ना वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो आपने देखें काम ये करना है कि ये तो अभी तक जो हमने क्यूरीज कर रही थी, डेटाबेस बनाया है, टेबल बनाया है, वो आपको समझाने के लिए मैंने किया है। अब आपने एक काम मुझे ये करके देना है अगली क्लास में कि आप जो है एक्सेल के अंदर बना लें, कहीं पर भी बना लें, कोई इशू नहीं है, कि स्कूल के सिनेरियो के अंदर स्कूल के लिए आप एक डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको उसमें देखिए फी के अंदर तो जो मैक्सिमम फील्ड्स थी, मतलब फी के अंदर तो फी जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो तकरीबन इतनी फील्ड्स होती हैं। इसमें एक दो फील्ड और ऐड कर सकते हैं आप, ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है। फी का टेबल तो जिस तरह से अगर एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए स्कूल के लिए तो यही इसी तरह का टेबल होगा। लेकिन एडमिशन के टेबल में हमने फील्ड्स गिनती की दी थी, 4-5 दी थी। एडमिशन के टेबल में फील्ड्स इससे ज़्यादा होंगी। तो आपने सोचना है, समझना है कि स्कूल में आप एक जगह एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, और तो उसका जो एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर आप सारी डिटेल देते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, पर्सनल डिटेल भी होती है, ऑफिशियल डिटेल भी होती है। ठीक है। तो एडमिशन के वक्त क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना आपने लिखनी है, राइट डाउन करनी है, और फिर वो मुझे भेजना है। और वो कल ही आप मुझे भेज दीजिएगा। और अगर आपके पास डेटाबेस किसी भी तरह का चल रहा है तो आप उस डेटाबेस के ऊपर उसको क्रिएट भी कर लीजिएगा। नहीं तो एटलीस्ट आप उसको लिख कर मुझे देंगे। समझे रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। सर स्प्रेडशीट बनानी है ना एक स्कूल एडमिशन्स की। देखो एक बनानी है जो पब्लिक होता है रिकॉर्ड, देखो और एक होता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। देखो देखो ये फी आ रहा है। ये क्यूरी चाहिए मुझे। क्या चाहिए। ये क्यूरी मुझे ठीक है। चाहिए। अब ये क्यूरी टेबल चाहिए मुझे। चाहिए आपको हाँ टेबल चाहिए मुझे। और एडमिशन का, टेबल चाहिए एडमिशन का। अभी और जो उसके हमारे बाद एक अभी जो हमारे पास एडमिशन का टेबल है उसमें ये फील्ड आ रही है ना, काफी है एडमिशन हम्म। प्रोसेस के लिए, ये काफी नहीं है। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक टेबल ऐसा बनाएं कि जिसमें
जो भी पॉसिबल फील्ड हैं वो सारी की सारी आ रही हो। तो उसमें आप सोचें कि एडमिशन का प्रोसेस करना है किसी स्कूल के लिए, तो क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो आप क्रिएट कर लें। तो इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता डेटाबेस क्रिएट करना आ जाएगा, टेबल्स क्रिएट करने आ जाएंगे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना आ जाएगा। तो जैसे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस बनेगा, और जो डेटाबेस डेवलपर होगा, डेटाबेस एनालिस्ट होगा, वो आपको बना के देगा कि भाई ये आपका सिस्टम है, इसके ऊपर आपका, इस डेटाबेस से आपका सिस्टम खड़ा होगा। इसी तरह आप किसी स्टोर के लिए उसका मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं, तो आपको पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। इसी तरह किसी भी जगह का आप अकाउंट्स का सिस्टम बना रहे हैं, तो ये तमाम चीजों की बैकएंड के ऊपर आपके पास डेटाबेस इस तरह से रन हो रहा होता है। और इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और जिस तरीके से हमारे पास, देखिए मैंने आपको आज आज आपको कांस्टेंट पढ़ा दिया है एक, और ये फंक्शंस पढ़ा दिए हैं आपको, और ग्रुप बाय करवा दिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और जिस तरीके से आपके पास नॉट नल होता है, इसी तरीके से आपके पास यूनिक भी होता है। यूनिक का मतलब ये है कि अगर किसी फील्ड के साथ आपने यूनिक लगा दिया, तो उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है ना। फर्ज कर लें कि आपके पास एडमिशन के टेबल के अंदर एक फील्ड आप दे देते हैं रोल नंबर की, और उस रोल नंबर, वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, रोल नंबर है वो आप मैन्युअली पुट कर रहे हो या कहीं और से उठा के लेकर आ रहे हो, तो बेसिकली उस रोल नंबर को आप यूनिक रख सकते हो। ठीक है। तो यूनिक से क्या होगा कि हर स्टूडेंट का अलग रोल नंबर होगा, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। तो डिपेंड सर कर। अगर एक कॉलम के लिए आपको एक सॉरी एक टेबल में कॉलम को अगर आपको यूनिक भी करना हो और ऑटो जनरेट भी करना हो तो उसकी क्वेरी क्या होएगी? उसका तो आइडेंटिटी है ना। तो जिस तरह होता है ना, ये रोल नंबर आप कह रहे हैं या आईडी जो हम्म, हो रही है, हम्म, जो वो ऑटो जनरेट होती है, तो अगर एक हम्म। कॉलम को ऑटो जनरेट भी करना हो और यूनिक भी करना हो तो आइडेंटिटी यही तो होता है, ऑटो जनरेट भी होता है, यूनिक भी होता है। तो यूनिक खुद ही ऑटो जनरेट करती है? जी जी, यूनिक नहीं करती ऑटो ओके जनरेट, ओके। आइडेंटिटी ऑटो नहीं करती? जनरेट करती है। यूनिक ऑटो जनरेट नहीं करती, आइडेंटिटी ऑटो ठीक जनरेट है। करती है। और आइडेंटिटी के अंदर नॉट नल भी होता है, वो यूनिक भी होता है। यूनिक जो होता है, उस अगर सिर्फ यूनिक का कांस्टेंट आप लगा देंगे, तो उसमें वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली कैसे, डुप्लीकेट नहीं करने देगा? हाँ वो डुप्लीकेट नहीं करने देगा आपको। ठीक है। ठीक तो ठीक। वो हम यूनिक नेट क्लास में लगा के इसको चेक कर लेंगे। फिलहाल इतना काम है, इसकी प्रैक्टिस देखें लाजमी आप कर लें। और देखें डेटा, टाइम कम होता है और जल्दी मैं करवा रहा होता हूँ चीज़ों को, कि फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो डेटा लिमिटेड में इंसर्ट करता हूँ। डेटा आप जितना ज़्यादा इंसर्ट करेंगे, और फिर जितनी ज़्यादा उसके ऊपर क्वेरीज चलाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और जैसे मैंने बार बार समझा रहा हूँ आपको बात, तो सारा गेम डेटा पुट करने का है। इसमें जितना टाइम आप लगा देते हैं क्यूरीज चला के अपने पास सेव करने का है, क्यूरीज को समझने का है, तो सारा सब कुछ इसी पे सब कुछ फोकस करता है। ठीक है। फाइल सेव हो जाती है, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। और ये जो जितना भी आप काम करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये हेल्प करेगी। और जो है, सारी क्यूरीज आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्यूरी का मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके, इंशाल्लाह कल। अल्लाह। ओके, अल्लाह।